हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने दक्षिण अमेरिका के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने बताया था टोटल कितनी कंट्री थी इस देश के अंतर्गत, 30 यानी कि 13 कंट्री थी। 13 कंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया था कौन सी कंट्री कहां पर है और किस कंट्री में क्या विशेषता है। ठीक है, देखो यहां से मैंने एक कंट्री बताई थी पेरू और एक बताई थी बोलिविया। पेरू और बोलिविया, इन दोनों देशों में एक पठार है जिसका नाम है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार, इन दोनों देशों की कंट्री पर एक पठार है इस प्रकार से, जिसे बोलते हैं बोलिविया का पठार। कौन सा पठार? बोलिविया का पठार। ध्यान नहीं रखना आपको, इससे क्लियर हो जाएगा कि बोलिविया का पठार कहां से है। पेरू और बोलिविया दो देशों में विस्तृत है बोलिविया का पठार। इस बोलिविया के पठार पर एक यहां पे झील है, इस झील का नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील, तो टिटिकाका झील हमारी दो देशों के अंतर्गत है। एक देश का नाम है पेरू, एक देश का नाम है बोलिविया। बोलिविया, तो दो देशों के अंतर्गत आती है हमारी टिटिकाका झील। एग्जाम में पूछ लेता है कि टिटिकाका झील का विस्तार बताओ कि कहां पर है, तो इन दो देशों के अंतर्गत। क्योंकि कभी कभी पेरू मानता है, कभी कभी बोलिविया, लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूं, मैंने जितना आज तक पढ़ा मैं आपको बताऊंगा कि टिटिकाका झील हमारी कहां से है, बोलिविया के पठार पर। बोलिविया के पठार पर, क्योंकि इस पठार का विस्तार कितने देशों में है? दो देशों में है। तो टिटिकाका झील को भी मानते हैं कुछ विद्वान दो देशों में, लेकिन इसका जो विस्तार पूर्ण रूप से है वो है बोलिविया देश में। तो टिटिकाका झील कहां पर है? बोलिविया में। ठीक है, इस झील की एक विशेषता है, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। तो पूछेगा कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील। पूछेगा टिटिकाका झील कहां सी है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश में? तो बोलिविया में। इस टिटिकाका झील के किनारे एक जगह पड़ती है, एक शहर का नाम है ला पाज। क्या है? ला पाज। तो किस झील के किनारे है? टिटिकाका झील के किनारे। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ऊंचाई पर स्थित राजधानी। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है हमारी? ला पाज। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज। इस ला पाज शहर के किनारे एक झील है टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील कहां से है? बोलिविया के पठार पर। और बोलिविया का पठार कहां से है? पेरू और बोलिविया दो देशों में। लेकिन आपसे पूछेगा एक्यूरेट कि एक देश बताओ जिसके अंतर्गत टिटिकाका झील है, तो वो देश है बोलिविया देश। इस बोलिविया देश में क्या है? टिटिकाका झील स्थित है हमारी। ठीक है, देखो एक बार पूछा था कि फोकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो इस महाद्वीप के पूर्वी भाग यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में यहां पे एक द्वीप स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है फोकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? फोकलैंड द्वीप। आपको इसके बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, फोकलैंड द्वीप किस सागर में स्थित है, तो ये द्वीप स्थित है अटलांटिक महासागर में। तो किस महासागर में स्थित है?
अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? फोकलैंड द्वीप। इस फोकलैंड द्वीप पर कभी यूके का अधिकार होता था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का अधिकार होता था। और यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बोलता है ये मेरा द्वीप है और यूनाइटेड किंगडम बोलता है ये मेरा द्वीप है। तो एक बार पूछा था कि फोकलैंड द्वीप पर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य क्या विवाद है? कभी तो उस पे इस महाद्वीप, इस द्वीप पर अर्जेंटीना का अधिकार हो जाए और कभी इस पर यूके का अधिकार हो जाए। तो फोकलैंड द्वीप पूछता है किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर। किस किस के बीच में विवाद है? तो यूके और अर्जेंटीना के मध्य क्या रहता है? इसको लेकर विवाद रहता है। ठीक है, आई होगी इतनी बात समझ में आपकी। इससे आगे बढ़ते हैं हम। इससे आगे जो बढ़ते हैं हम बताते हैं इसके आगे क्या है हमारा। देखो इससे आगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है। इसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। तो इस महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है हमारी, ये है दक्षिण अमेरिका का हमारा एक रफ मैप। तो इस महाद्वीप में यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है हमारी इस प्रकार से। ये हमारी क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से, यानी कि बहुत सारे पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला है हमारी। तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हमारा एंडीज पर्वत। कौन से पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है हमारी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो आपसे पूछेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी बहुत सारी विशेषता है। ये भी नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। तो दक्षिण जो हमारी एंडीज है वो कैसी पर्वत श्रृंखला है? वो नवीन है, मोड़दार है और वलित है। जिस प्रकार से मैं जब आपको हिमालय पढ़ा रहा था मैंने बताया था नवीन मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है हमारा? हिमालय। उस हिमालय की विशेषता धारण कौन करता है? एंडीज। तो एंडीज भी कैसा है? नवीन का मतलब नया है, मोड़दार का मतलब देख रहे हो आप बहुत सारी पर्वत है इसके अंतर्गत। तो नवीन मतलब नया, मोड़दार मतलब बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है। वलित का मतलब हो गया इसमें निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। यदि कोई पर्वत वलित होगा तो उसके अंतर्गत क्या होगी? भूकंप जैसी प्रक्रिया अधिक होंगी। तो ऐसे यदि कोई पर्वत वलित होगा तो उसमें भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूकंपीय क्षेत्र के क्या आता है? अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा। ठीक है, इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये कैसी है? विश्व की सबसे लंबी। देखो लंबी और ऊंचाई दोनों में डिफरेंस है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारी एंडीज। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारी एंडीज। और यहीं पे ही ध्यान रखना, तथा दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है हमारी? दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। एंडीज की दो विशेषता है, ये लंबाई में तो सबसे बड़ी है और ऊंचाई में दूसरे नंबर पे है। तो आपको नोट करके यहीं पे ही लिखना है एक पॉइंट कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हमारी हिमालय।
हिमालय क्या है, विश्व की सबसे ऊंची है, नोट करके लिखना है। सबसे ऊंची पूछेगा तो हिमालय, सबसे लंबी पूछेगा तो एंडीज। हिमालय किस महाद्वीप में है, तो ध्यान रखना हिमालय है एशिया महाद्वीप में। और एंडीज किस महाद्वीप में है, तो एंडीज है हमारा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो कौन सी है हमारी, एंडीज है। ठीक है, इस एंडीज पर्वत पर कुछ चोटियां है हमारी। यहां पे एक चोटी है हमारी, जिसका नाम है कोटोपैक्सी। जिसका नाम क्या है हमारा, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी पर्वत। यहां पे दो चोटी है हमारी, एक का नाम है एकांकागुआ, एकांकागुआ, और एक है हमारी ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। तीन चोटियां आपको ध्यान रखनी है हमारी, तीनों बताता हूं। कोटोपैक्सी तो है हमारी इक्वाडोर देश में। कोटोपैक्सी किस देश में, इक्वाडोर। एकांकागुआ है हमारी अर्जेंटीना में, और ओजस डेल सलाडो है हमारी चिली प्लस अर्जेंटीना दोनों की बाउंड्री पर। चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर। ये आपको तीन ही ध्यान रखनी है, वैसे तो बहुत सारी हैं पर हमें तीन ही ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से तीन है, क्योंकि वैसे तो उसमें बहुत सारी है लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से तीन ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है एकांकागुआ के बारे में। किसके बारे में, यहां पे लिख देता हूं इसके ऊपर, एकांकागुआ चोटी। इसकी लंबाई है 6,990 किलोमीटर। 6,990 किलोमीटर क्या इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता ये है हमारी, ये साउथ अमेरिका तथा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। किस महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। किस देश में, अर्जेंटीना में है। तो पूछ लिया, जैसे पूछा है ना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ऐसे ही पूछता है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ किस देश में, अर्जेंटीना में। लंबाई कितनी, 6,990। ठीक है, ये क्या है, एंडीज और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी ये, एक है इसमें कोटोपैक्सी। कौन सी है, कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी किस देश में, इक्वाडोर में। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये विश्व की, ये ऐसा पर्वत है, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत होगा। पर्वत में क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होता होगा, यानी कि ज्वालामुखी का क्या होता होगा, उद्गम होता होगा। तो ऐसा पर्वत जो सर्वाधिक ऊंचाई पर हो और सक्रिय ज्वालामुखी हो। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कुछ किताबें ओजस डेल सलाडो को मानती है, कुछ किताबें कोटोपैक्सी को मानती है, लेकिन हम मानते हैं किसको, आयोग को। आयोग ने मान रखा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी क्या है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। यदि आपसे पूछ लिया कभी एग्जाम में कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी। पूछ लिया कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी किस देश में है, तो इक्वाडोर में है। किस देश में है, इक्वाडोर में है। ठीक है, दूसरा है ओजस डेल सलाडो। दूसरा क्या है, एक ओजस डेल सलाडो। इसके बारे में ध्यान रखना, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मर्त ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखो तीन क्वेश्चन बनेंगे यहां से। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी।
ये कैसा सक्रिय है, मतलब कि इससे ज्वालामुखी का उद्गम होता रहता है। एक पूछता है मर्त ज्वालामुखी, ये कैसा है, मर्त ज्वालामुखी। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कैसा है, मर्त ज्वालामुखी है। पूछेगा कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जो कहां पर है, अर्जेंटीना देश में है। किस देश में है, अर्जेंटीना देश में है। तो ये था हमारा एंडीज पर्वत। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब इससे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एंडीज पर्वत। देखो एंडीज पर्वत बताओ, ये ऐसे पर्वत है एक यहाँ पे, तो इधर बरसात होगी, इस वाले हिस्से में क्या होगी, वर्षा तो होगी, लेकिन बताओ इस वाले हिस्से में वर्षा होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पर्वत है, सारी वर्षा किधर हो जाएगी, पश्चिमी भाग में हो जाएगी। तो पूर्वी भाग क्या है, एंडीज पर्वत का छाया क्षेत्र कौन सा भाग है, ये वाला, अर्जेंटीना वाला। तो इस क्षेत्र में घास पाया जाता है हमारा, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, घास के मैदान पाए जाते हैं। कहां पे, यहाँ पे क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं पंपास घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, सबसे पहले तो यही बनेगा। तो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना देश में। किस देश में, अर्जेंटीना में। दूसरा बनेगा कि पंपास कैसा घास का मैदान है, ठंडे घास के मैदान है, गर्म घास के मैदान है, या कैसे है, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे है, शीतोष्ण घास मैदान। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो यहां से बरसात हुई, तो बरसात कहां होगी, सारी की सारी पश्चिमी भाग में, क्योंकि इधर एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत से बादल टकराए और सारी की सारी वर्षा कर दी इधर, तो इधर वर्षा होगी, इधर पूर्वी भाग में। तो पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होने के कारण ये क्षेत्र कैसा है, थोड़ा सा सूखा क्षेत्र है, जिससे यहाँ पे बताओ, जब यहाँ वर्षा नहीं हो रही, तो जब यहाँ वर्षा नहीं होती है तो यहाँ कृषि होगी, कृषि नामात्र के बराबर होती है। जब यहाँ कृषि नहीं होती, यहाँ क्या होते हैं, घास। और जब यहाँ घास होंगे तो यहाँ क्या होगा, पशुपालन। तो पंपास घास के मैदान में क्या करते हैं, पशुपालन। क्या करते हैं, पशुपालन। पशुपालन में के अंतर्गत भी हम किसका पालन करते हैं, तो हम करते हैं सुअर का पालन। किसका पालन करते हैं, सुअर का पालन। क्योंकि जो पंपास घास के मैदान है ना, इसमें क्या होती है, एक प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है अल्फा अल्फा प्रोटीन, अल्फा अल्फा प्रोटीन। इस प्रोटीन की विशेषता है, यदि इसे पशुओं के लिए प्रयोग किया जाना, तो उनके शरीर में चर्बी की मात्रा में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो क्या होती है, पंपास घास के मैदान में कौन सी प्रोटीन पाई थी, अल्फा अल्फा। तो ये प्रोटीन हम किसको खिलाते हैं, सुअर को खिलाते हैं। जब सुअर को खिलाते हैं तो यहां से क्या होता है, मांस का निर्यात होता है, मांस का क्या होता है, निर्यात होता है। इसी कारण से यहाँ पे हम किसका पालन करते हैं, सुअर पालन करते हैं। कहां से, अर्जेंटीना में। तो आपसे यहां से आपके लिए 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ से। पंपास घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। पंपास कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान के अंतर्गत हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम पशुपालन करते हैं। पशु के अंतर्गत भी क्या करते हैं, सुअर पालन। वो पूछेगा कि पंपास घास के मैदान में किस चीज की अधिकता होती है, पंपास घास के मैदान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अल्फा अल्फा प्रोटीन पाई जाती है। कहां पे, अर्जेंटीना में। जब अल्फा अल्फा प्रोटीन पाई जाती है तो उसको किसको खिलाते हैं, वो पंपास घास, सुअर को। तो उससे क्या होता है, यहाँ से मांस का निर्यात होता है, यानी कि मांस सुअर को खिलाते हैं, मांस को व्यापार करते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पे चिली और चिली देश में, यहां पे ये एक देश है हमारा, कौन सा, चिली। ये देश है चिली। इस चिली देश में यहां एक मरुस्थल है, चिली देश में एक यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। क्या है यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है हमारा। क्या यहाँ पे एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है
अटकामा का मरुस्थल, अटकामा। यहां पे एक मरुस्थल है हमारा अटकामा का मरुस्थल या आटाकामा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा का मरुस्थल। कहां पे है ये मरुस्थल? पाया जाता है हमारा चिली में। पूछा हुआ कि अटकामा या अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है? चिली देश में है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है हमारा अटकामा का मरुस्थल। जब ये शुष्क है तो इसके अंतर्गत किस धातु की प्राप्ति होती है? तो इस मरुस्थल के अंतर्गत हमें दो धातुओं की प्राप्ति होती है। एक तो होती है हमारी सिल्वर और एक नाइट्रेट। सिल्वर को बोल दो तांबा, तांबा और नाइट्रेट की क्या होती है? वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। तो पूछेगा कि अटकामा के मरुस्थल में हमें कौन सा खनिज तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है? इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस मरुस्थल में? अटकामा के मरुस्थल में क्या होता है? नाइट्रेट और तांबा इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस तांबे के लिए यहाँ एक स्थान प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट करके सर्च करना कि मुझे आप कमेंट करके बताना तांबे की राजधानी किसे कहते हैं। यहाँ पे एक स्थान है, वो स्थान आप मुझे कमेंट करके बताओगे या आप सर्च करना कि तांबे की राजधानी या कॉपर कैपिटल किसे कहते हैं। तो आप डायरेक्ट डाल देना तांबे की राजधानी, आप कमेंट करना जरूर, क्योंकि थोड़ा सा आप भी मेहनत करो मेरे साथ तो अच्छा रहेगा। तो यहीं पे एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं तांबे की राजधानी, तो आप कमेंट करके बताना। इस अटकामा मरुस्थल में एक जगह पड़ती है, आप मैप में देखोगे अरिका। क्या पड़ती है? एक जगह पड़ती है अरिका। कहां से? चिली में। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटकामा का मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अरिका। अरिका क्या है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। स्थान बोल लो या शहर बोल लो, बात एक ही है। विश्व का सबसे शुष्क शहर कौन सा है? अरिका। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटकामा का मरुस्थल। कहां से है? चिली में है। ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ किस मरुस्थल से मकर रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। तो मकर रेखा किस मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा हमारी अटकामा के मरुस्थल से होकर गुजरती है, क्योंकि इस मकर रेखा से उत्तरी भाग में ही तो वर्षा अधिक होगी। यदि आपको पता होगा, ये हमारी पृथ्वी है, जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो दो क्षेत्रों में होती है, ये कर्क रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी। कर्क और मकर के बीच के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस वाले में क्षेत्र में भी कम होती है, इस वाले क्षेत्र में भी कम होती है। तो ये क्या है? मकर रेखा से होकर गुजर रही है। तो इसी कारण से यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ भूमि में क्या होगी? नमी की मात्रा में कमी होगी। जब भूमि की मात्रा में नमी में कमी होगी तो क्षेत्र कैसा हो गया? सूखा पड़ गया, जिससे कि यहाँ किस चीज का निर्माण हुआ? इस धरती में तांबे और नाइट्रेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो तांबे और नाइट्रेट की प्राप्ति किस मरुस्थल से होती है? अटकामा का मरुस्थल। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। ये एक रेखा गुजर रही है यहां से, आपको पता मकर रेखा, ये गुजर रही विषुवत रेखा। ये देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील में यहाँ पे भी एक घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे ब्राजील में भी यहाँ पे एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कंपोज।
या इसको ऐसे लिख देते हैं, कंपोस्ट घास के मैदान। तो यहां से आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि कंपोस्ट घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। तो ये घास के मैदान पाए जाते हैं हमारे ब्राजील में। किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में। दूसरा, मुझे एक चीज बताओ, देखो ये क्या है, ये वाली रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही है, इसे बहुत बताया था मैंने विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा बताई थी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा बताई थी मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। किसे कहते हैं? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को। और जो उसके नीचे का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। तो देखो यहां पे ये रही मकर रेखा, मकर रेखा से नीचे कौन सा घास के मैदान थे? पंपास। तो पंपास कैसे होंगे? शीतोष्ण होंगे। लेकिन यहां पे जो घास के मैदान पाए जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कंपोस्ट। ठीक है, तो कंपोस्ट बताओ कैसे घास के मैदान होंगे? तो ये बताओ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है नहीं है? है, हाँ बिल्कुल है। तो कंपोस्ट कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण। ये कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान। तो कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। किस देश में? ब्राजील में। इन शीतोष्ण घास, इस कंपोस्ट के अंतर्गत हम कॉफी का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। जैसे पंपास जो घास के मैदान थे, यहाँ किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे? यहाँ करते हैं हम पशुपालन। लेकिन यहाँ कंपोस्ट घास के जो मैदान है, जो एक क्षेत्र है उसे बोलते हैं कंपोस्ट क्षेत्र, घास के मैदान। तो इस कंपोस्ट घास के मैदान के अंतर्गत हम करते हैं कॉफी का उत्पादन। क्या करते हैं? कॉफी का उत्पादन। तो पूछेगा कंपोस्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि के लिए। कृषि के अंतर्गत भी किस चीज का वो करते हैं प्रोडक्शन? तो करते हैं कॉफी का। तो जो यहाँ पे ब्राजील में, किस देश में? ब्राजील देश में। जो ब्राजील देश में, ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं, कॉफी के क्या होते हैं? बागान। उन्हें कहते हैं फजंडा। पूछा हुआ है कि फजंडा क्या है? फजेंडा क्या है? तो फजेंडा क्या है? जो पंपास जो घास के मैदान है, इसमें क्या करते हैं? कॉफी का उत्पादन। जो ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं, यानी कि जो कॉफी के बाग होते हैं, उन्हें वहां के लोकल लोग कहते हैं फजेंडा। कॉफी की खेती को क्या कहते हैं हम? कॉफी के बागों को फजेंडा कहते हैं। और उसका कॉफी का प्रोडक्शन किस घास के मैदान में होता है? शीतोष्ण घास के मैदान। कौन से घास है? कंपोज है। तो जब यहाँ कॉफी का उत्पादन होता है तो विश्व की सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहां से होता है? ब्राजील में। कहां से होता है? ब्राजील में। तो ब्राजील में यहां से एक शहर है जिसका नाम है साओ पोलो शहर। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है साओ पोलो शहर। साओ पोलो शहर। तो जो विश्व में जो कॉफी का निर्यात होता था वो इस साओ पोलो शहर में, यहीं पे ही साओ पोलो शहर भी है और साओ पोलो बंदरगाह भी है। तो साओ पोलो बंदरगाह है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था हमारी कॉफी के लिए प्रसिद्ध था, या कहवा के लिए प्रसिद्ध था। तो देख, जब यहां से कॉफी का निर्यात हो रहा है तो क्या होने लगा? इस बंदरगाह पे भीड़ होने लगी। तो इससे आगे समुद्र के तट के पास बिल्कुल यहाँ एक बंदरगाह और बना जिसका नाम था सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस बंदरगाह। यहां से कौन सा बना? सेंटोस। तो सेंटोस,
तो यहाँ से जो कॉफी होती थी वो लेके कहाँ गई, यहाँ पे जाते हैं। तो साओ पोलो से जो सेंटोस के बीच में हमने एक ट्रेन चलाई जिसे बोलते हैं कॉफी ट्रेन। कॉफी रेल। तो कॉफी रेल किन दो शहरों के बीच चलती है, तो साओ पोलो शहर और सेंटोस बंदरगाह। और सेंटोस बंदरगाह को ही कहते हैं कॉफी बंदरगाह। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉफी के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तो कॉफी के लिए हमारा सेंटोस बंदरगाह प्रसिद्ध है, जो किस देश में है, ब्राजील में। किस देश में है हमारा, ब्राजील देश में। कौन सा, सेंटोस बंदरगाह। इस सेंटोस बंदरगाह को ही बोलते हैं कॉफी बंदरगाह। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। पंपास, कंपोज और, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक देश पड़ता है, आपको पता होगा, यहाँ पे एक देश है वेनेजुएला। कौन सा देश है, ये देश है वेनेजुएला। यहां कौन सा देश है, वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं लानोस। यहां पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लानोस घास के मैदान। लानोस घास के मैदान। तो जो लानोस घास के मैदान है, सबसे पहले तो पूछेगा ये किस देश में पाए जाते हैं, तो किस देश के घास के मैदान को लानोस कहते हैं, तो जो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लानोस घास के मैदान। ये भी कैसे घास के मैदान है, तो ये भी एक हमारे उष्णकटिबंधीय, कैसे घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो कंपोज और लानोस कैसे है, उष्णकटिबंधीय है, और पंपास हमारा कैसा है, शीतोष्ण घास के मैदान है। इस लानोस घास के मैदान में भी हम किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, कॉफी का उत्पादन करते हैं, कहवे का ही क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, कहवे का ही उत्पादन करते हैं। इस वेनेजुएला देश में ही एक झील भी है जिसे कहते हैं मरोकाइबा झील। एक झील है यहाँ पे जिसका नाम है, इस झील का नाम है हमारा मरोकाइबो झील। पूछा क्वेश्चन है कि मरोकाइबो झील हमारी किस देश में है, तो देखो टिटिकाका झील तो बोलोविया में थी, यहाँ पे बताई थी टिटिकाका झील बोलोविया में, और मरोकाइबा झील कहाँ सी है, ये झील हमारी है वेनेजुएला में। इस झील से क्या होती है, तेल की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होती है, तेल की प्राप्ति। किससे, मरोकाइबो झील से। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि मरोकाइबो झील किस देश में है, ऐसे दे देगा, 4 देश दे देगा, 4 झीलें दे देगा कि मिलान कीजिए कि कौन सी झील कहां सी है। दे देगा टिटिकाका झील बोलोविया में, मरोकाइबा झील वेनेजुएला में, और दे देगा डल झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में। इस प्रकार से क्या करने को, मिलान करने को दे देगा क्या, ठीक है। तो मरोकाइबा झील कहां से हमारी, वेनेजुएला में। इस वेनेजुएला देश में ही एक नदी बहती है जिसका नाम है अरोनिका नदी। कौन सी नदी, ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी। कौन सी, ओरिनिको नदी। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो नदी, कैरो एक कोरोइनो नदी। और इस कैरो नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी नदी, चूरन नदी। कौन सी नदी, चूरन नदी। तो ये जो ओरिनिको नदी है ये निकलती है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में एक पठार है, गुआना का पठार। इस गुआना के पठार से एक नदी निकलती है, ओरिनिको नदी, जो जाके कैरिबियन सागर में अपना जल डालती है। इस ओरिनिको नदी में एक नदी आके मिलती है, कोरिनो नदी या कैरो नदी, ठीक है। कैरो की एक सहायक नदी है चूरन नदी। कौन सी नदी, चूरन नदी। देखो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है कोरोनियन नदी, और इसकी सहायक नदी है चूरन नदी। इस चूरन नदी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात।
तो एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? चूरन नदी पर। चूरन किसकी सहायक नदी है? क्रीनो नदी की। क्रीनो किसकी सहायक नदी है? ओरनिको नदी की सहायक नदी है। कौन सी? कैरो नदी। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हमारा एंजल जलप्रपात, जिसकी लंबा ऊंचाई है हमारी 979 मीटर। 979 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, जो किस देश में? वेनेजुएला देश में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, किस नदी पर? चूरन नदी पर। चूरन किसकी सहायक नदी है? क्रोनो नदी की। और कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? अर्निको की सहायक नदी है हमारी क्रीनो नदी। और इस पे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। ठीक है, तो ये थी हमारी वेनेजुएला के बारे में बात। ठीक है, अब देखो, इस एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है। इस एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी। तो हमारी एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेज़न नदी, अमेज़न नदी। तो अमेज़न नदी कहां से निकलती है? तो ये देखो, ये एक पर्वत पढ़ाया था मैंने, एंडीज पर्वत। इस एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है। किस पर्वत से? एंडीज पर्वत से। क्योंकि एंडीज पर्वत का विस्तार तो बहुत सारे देशों में है। एंडीज पर्वत का विस्तार तो क्या है? हमारे बहुत सारे देशों में है। तो एंडीज पर्वत का जो विस्तार पेरू में है, उस पेरू से निकलती है हमारी अमेज़न नदी, जो जाके कहां पे? अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। मुहाना कहां पे बनाती है? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में अपना मुहाना बनाती है? अटलांटिक महासागर में। जब ये नदी अपना मुहाना बनाती है, वहीं से ही होकर गुजरती है हमारी विषुवत रेखा। तो पूछता है कि किस नदी का मुहाना विषुवत रेखा पर स्थित है? तो इसके मुहाने पर हमारे क्या है? विषुवत रेखा गुजरती है। इस नदी के मुहाने पर से ही हमारी विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। किस नदी के मुहाने पर? अमेज़न नदी पर। ठीक है, इस अमेज़न नदी की एक सहायक नदी है इस प्रकार से मंडीरा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मंडीरा किसकी सहायक नदी है? अमेज़न की। तो अमेज़न की सबसे लंबी सहायक नदी, तो इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है मंडीरा। कौन सी है? मंडीरा। इसमें उत्तर से हमारी एक नदी और आके मिलती है, निग्रो नदी। कौन सी नदी? निग्रो नदी। निग्रो नदी जहां पे अमेज़न में मिलती है, वहां पे एक शहर है मानोस शहर। तो पूछता है कि मानोस शहर किस नदी के संगम पर है? तो निग्रो और अमेज़न के संगम पर है हमारा मानोस शहर। ठीक है, इस नदी के बारे में एक विशेषता और है, ये विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि देखो, विश्व की सब बड़ी और लंबाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। बड़ी का मतलब हो गया जो अपने साथ जल सबसे ज्यादा लेके चलती हो। देखो, एक नदी ऐसी होगी वो अपने साथ जल लेके जा रही 10 लीटर, और एक नदी ऐसी है जो अपने साथ जल लेके जा रही 100 लीटर। तो बड़ी कौन सी होगी? तो बड़ी होगी जो 100 लीटर जल लेके जा रही। तो उसी का ही उदाहरण है हमारी अमेज़न नदी। अमेज़न नदी विश्व के सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है इसका, यानी कि जो उसका जल है ना वो सबसे ज्यादा है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी ये है, तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, और आपको पता, कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, ये कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय। तो इसको एक नाम से और जानते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय नदी कहते हैं। कैसी नदी है ये? उष्णकटिबंधीय नदी है।
कैसी नदी है ये? उष्ण कटिबंधीय नदी है। आपको पता है कि इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो इस जो अमेजन नदी तंत्र है, जो अमेजन नदी का जो क्षेत्र है, इसमें क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक हो रही है तो जल भी अधिक लेके जाएगी अपने साथ। तो इस क्षेत्र में, इस नदी के इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जब इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो वर्षा अधिक होगी तो यहाँ की जो वनस्पति होगी, तो जो इस क्षेत्र की वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति होती है वो कैसी होती है? सघन होती है। सघन का मतलब घनी वनस्पति होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी भूमि की सतह तक नहीं पहुंच पाता, इतनी सघन वनस्पति होती है। और सघन वनस्पति होने के कारण ही, सघन वनस्पति होने के कारण ही इस क्षेत्र में हमारे जो जंगली जानवर, जीव जंतु हैं वे अधिक पाए जाते हैं। जो विश्व का प्रसिद्ध एनाकोंडा है, विश्व का जो प्रसिद्ध एनाकोंडा है वो इस अमेजन नदी क्षेत्र में ही पाया जाता है। यदि इस क्षेत्र के एनाकोंडे ने आपको काट लिया ना तो आपको 1 ही मिनट लगेंगे, आपका नाम सत्य हो जाएगा। तो एनाकोंडा कहाँ का प्रसिद्ध है? इस अमेजन नदी क्षेत्र में। बहुत सारे जंगली जीव पाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे सांप, हमारे क्रोकोडाइल और हमारे जितने भी जीव जंतु है वो इस क्षेत्र में ही क्या पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वनस्पति कैसी मिलती है? सघन मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसमें ही बनता है हमारा वनस्पति सघन होगी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल ये नदी गिराती है। ठीक है, जब इस क्षेत्र में वनस्पति अधिक है, यानी कि इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की मात्रा अधिक है, बताओ मुझे एक चीज बताओ, जब किसी क्षेत्र में हमारे यदि किसी क्षेत्र में हमारे पेड़ पौधे अधिक होंगे तो पक्षी किस पे बैठते हैं? इन पक्षी किस पे बैठेंगे? इन पेड़ पौधों पे ही तो आगे हमारे पक्षी बैठते हैं। तो विश्व के सबसे ज्यादा पक्षी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो विश्व के जो सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। इसीलिए इस महाद्वीप को कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। इसलिए क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। और आपको पता है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो विश्व के सबसे ज्यादा घने जंगल कहाँ से हैं? अमेजन नदी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। जब यहाँ पे घने जंगल पाए जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक निकलेगी। और ऑक्सीजन का काम क्या है? जो हमारे शरीर में फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वही काम करते हैं इस अमेजन नदी क्षेत्र के जो वनस्पति है। तो इसी कारण से इस महाद्वीप को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। समझ में आया होगा इसे? पृथ्वी का फेफड़ा और पक्षियों का महाद्वीप को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से अमेजन नदी बहती है, वर्ष भर यहाँ पे क्या नमी की मात्रा प्रचुर होती है, वनस्पति सघन है। क्योंकि वर्षा अधिक हो रही है तो वनस्पति सघन होगी, सघन होगी तो क्या होंगे? पक्षी बैठेंगे आके और पेड़ पौधे क्या करेंगे? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करेंगे। उससे क्या होता है? हमारी पृथ्वी का लगभग 40% जो ऑक्सीजन है वो अकेला इस अमेजन नदी में जो वन पाए जाते हैं यहां से उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इस क्लास के साथ साथ हमने क्या कर लिया? एक महाद्वीप को कंप्लीट उसके बारे में पढ़ लिया जितना हमारे एग्जाम में आता है। बाकी तो बहुत सारे हैं इसमें कि भाई पढ़ लो, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था वो सारा का सारा क्या कर लिया हमने, इससे निकाल लिया। और आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्र को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।